बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक इनपुट आउटपुट देखेंगे कि CLI इंटरफेस जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं और GUI इंटरफेस जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसके ऊपर इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर इनपुट्स कैसे लेनी है और इन दोनों इनपुट इंटरफेसेस के ऊपर आउटपुट कैसे डिस्प्ले करनी है, इसके बारे में आज का प्रोग्राम है। हमने 0.0 लेक्चर के अंदर एक मॉडल की हेल्प से तमाम प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट किया था कि इस सिंपल मॉडल की हेल्प से हम तमाम प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर इनपुट आउटपुट इंटरनल स्टोरेज प्रोसेसिंग और एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि ये कैसे फुलफिल हो रही हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि दो किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम से बाहर आ सकती हैं, एक पैकेज और एक इंपोर्ट। एक वक्त में एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक पैकेज स्टेटमेंट होती है, मगर एक से ज्यादा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं और तीनों को हमने एक लाइन में लिखा हुआ है। इसकी एक रीजन है कि मैं अपने प्रोग्राम को एक स्लाइड पे फिट करना चाह रहा था। एक और चीज जो आपको बताने मकसद है यहाँ पे वो ये है कि ये जो 3 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि तमाम का तमाम प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन में लिखा जा सकता है। हमें नेक्स्ट लाइन पे जाने की जरूरत नहीं, ये उठा के हम इससे आगे, ये उससे आगे, ये उससे आगे ये लगा सकते हैं हम, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है। वाइट स्पेसेस 3 चीजों को कहते हैं। एक तो न्यू लाइन, आपके प्रोग्राम फाइल के अंदर जो एक कोड नई लाइन पे नजर आ रहा है वहां पे एक न्यू लाइन स्पेस होती है जो हमें विजुअली इस तरह नजर आती है कि जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इसी तरह जो पब्लिक स्टैटिक है नेक्स्ट लाइन पे चला गया, इसी तरह स्कैनर नेक्स्ट लाइन पे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए जो कोड फाइल है इसकी, उसके अंदर न्यू लाइन करैक्टर है इसके दरमियान, यहां से और इसके दरमियान पी के दरमियान। इसी तरह यहाँ पब्लिक और क्लास में एक स्पेस है, अगर मैं इसकी वजह 4 स्पेसेस डाल दूं या एक टैब डिस्टेंस डाल दूं तो ये 3 चीजें जो है न्यू लाइन, टैब डिस्टेंस और वाइट स्पेसेस, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये सारी की सारी कहलाती हैं वाइट स्पेसेस। ब्लैंक लाइन, स्पेस करैक्टर एंड टैब करैक्टर ये होती है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कंपाइलर जो है प्रोग्राम को कैसे देता है, अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट रीड करें तो इंपोर्ट, फिर स्पेस, फिर जावा डॉट लैंग डॉट स्टैटिक ऑल द वे टू क्लोज ब्रैकेट्स। तो हमारा जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को इस तरह देखता है। तो जो व्हाइट स्पेसेस होती हैं वो सारी सारी इग्नोर है। तो व्हाइट स्पेसेस अगर कंपाइलर इग्नोर करता है तो हम डालते क्यों हैं? ये चीजें हम ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए डालते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कमेंट्स की। कमेंट्स जो हम डालते हैं वो भी कंपाइलर इग्नोर करता है। तो जो कमेंट्स होते हैं वो हम डालते हैं ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, ह्यूमन डेवलपर के लिए, ह्यूमन रीडर के लिए। इसी तरह जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरिंग है कोड की कि कौन सा कोड हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है और कौन से कोड को हमने प्रीवियस लाइन से 1 स्पेस डिस्टेंस टू द राइट शिफ्ट करना है। अब ये देखें यहाँ पे भी दिस पब्लिक इज 1 स्पेस राइट की तरफ शिफ्टेड है इस पब्लिक से, ये स्कैनर इस पब्लिक से 1 स्पेस राइट की तरफ शिफ्टेड है। तो ये ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कि हमारा जो रीडर होता है वो विजुअली देख सकता है कि हमारे पास एक क्लास का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारे पास एक मेन का स्ट्रक्चर है, फिर उसके अंदर कोड लाइंस वो सारी की सारी सेम लेवल पे है। तो ये एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करती हैं, ये ह्यूमन रीडेबिलिटी को एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। रीडेबिलिटी किसी भी प्रोग्राम की एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जितना प्रोग्राम अच्छा होगा रीड करना उतना ही वो अच्छा होगा मेंटेन करना, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वही मेंटेन करते हैं प्रोग्राम को। तो एक दफा का कोड लिखा बहुत दफा ओपन होता है, बहुत दफा अमेंड होता है, चेंज होता है, पढ़ा जाता है। तो ये रीडेबिलिटी को इनहेंस करता है और जो चीज जितनी अच्छी रीडेबल होगी उतना ही उसका हाई मेंटेनेंस होगी, उसके ऊपर टाइम कम कंज्यूम होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा प्रोग्राम के इनसाइड। लाइन 4 से 9 तक ये है सारी की सारी स्टेटमेंट्स। अब यहाँ देखिए हमने लास्ट टाइम एक बात की थी इंपोर्ट की, मगर हमने एक्सप्लेन नहीं किया था कि इंपोर्ट, ये 3 इंपोर्ट्स क्यों चाहिए हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर। जो सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं ये लैंग से आ रहा है,
लैंग पैकेज से। जो स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं ये यूटिल से आ रहा है, जो जी ऑप्शन पेन इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्विंग से आ रहा है। अब आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। इसका आंसर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीजें याद रहेंगी, आपको पता लग जाएंगी। हमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अगर आप किसी खास शहर में, लाहौर में फॉर एग्जांपल रह रहे हैं, तो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस चाहिए, तो कोई आपको बता दे कि हॉल रोड पे चले जाएं, इस तरह में कॉलेज रोड चले जाएं। इस तरह हर शहर के अंदर एक खास बाजार है उसके लिए, तो वो कभी कोई आपको बता देगा, तो फिर आपको ये चीज याद रहेगी और आगे फिर हमेशा। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि आगे को काम करने के लिए हमें सर्च करनी पड़ती है ऑनलाइन, गूगल या किसी बुक से हम देखते हैं, तो हमें उसका पैकेज का पता लग जाता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन चीजों की जरूरत क्या है इनको इंपोर्ट करने की। अब यहाँ से आ जाए जरा, ये देखें मेन मेथड को बाद हमारे पास ये स्टार्ट ऑफ द करली ब्रैकेट, एंड ऑफ द करली ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि ये मेन का बिगिन है, ये मेन का एंड है। तो इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं ये एक्चुअली क्या कर रही हैं, ये मेथड मेन को डिफाइन कर रही हैं। ये बता रही हैं कि मेथड मेन करेगा क्या, नंबर 1 ये करेगा, नंबर 2 ये करेगा, नंबर 3 ये करेगा, नंबर 4 ये करेगा। तो ये उसको डिफाइन कर रही हैं, तो इसको कहते हैं मेथड डेफिनेशन। ठीक है। अब जो चीजें डिफाइन नहीं है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल स्कैनर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जो ऑप्शन पेन डिफाइन नहीं है, सिस्टम डिफाइन नहीं है, ये नेक्स्ट डिफाइन नहीं है, तो ये कहां से देखे कंपाइलर को तो नहीं पता। तो फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम ऊपर इंपोर्ट लग देते हैं कि ऐसी चीज जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है उसको ढूंढने के लिए कंपाइलर उस पैकेज पे जाता है और उसकी डेफिनेशन को वहां से लेके उसका रिस्पेक्टिव बिहेवियर अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है। अब हम जरा इसको यहाँ से प्रोग्राम को ब्रेक करके इसके आउटपुट पे आते हैं। इसके प्रोग्राम के अंदर से ये जो प्रोग्राम था हमारा, हम ये मेन के पार्ट को कॉपी करते हैं, इसको हमने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, जाके अपने प्रोग्राम के अंदर यहां पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर एक काम करते हैं, ये देखिए कितनी स्पेसेस मैंने ऐड की, यहाँ पे और स्पेसेस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये फर्दर स्पेसेस, यहाँ पे हम न्यू लाइंस। अब आ जाए जरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, पहले ये डायलॉग बॉक्स आया आसिम, फिर दूसरा डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे CLI इंटरफेस के ऊपर आ गए हम। यहाँ पे हम एक नाम एंटर करते हैं, बट एंटर, पहला मैसेज GUI इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले का, दूसरा मैसेज डिस्प्ले का CLI इंटरफेस के ऊपर। ये हमारे इस प्रोग्राम के का आउटपुट। अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम में वापस। तो क्या हुआ, हमने पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल इनपुट बनाया, उसको स्कैनर के साथ लिंक किया, और system.in बाय डिफॉल्ट जो है ये कीबोर्ड के साथ लिंक है, ये system.in इसके साथ लिंक हो गया। और system.out जो है वो लिंक है हमारा बाय डिफॉल्ट हमारे डिस्प्ले यूनिट के साथ, जो हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की उसके साथ लिंक होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम कोई चीज प्रिंट एफ करेंगे system.out को, वो लिखी जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जो चीज हम कीबोर्ड से इन करेंगे वो system.in में जाती है, system.in से हमने स्कैनर में लगा दी तो स्कैनर में चलेगी। और जो फर्स्ट इनपुट, जब पहले आपने प्रोग्राम को रन किया तो पहले एक डायलॉग बॉक्स आया, उससे हमने फर्स्ट नेम लिया, उसको हमने एक स्ट्रिंग FN में रख दिया। फिर दूसरा मैसेज जो हमने डिस्प्ले किया वो CLI पे डिस्प्ले किया, और उसके बाद हमने CLI इंटरफेस को रीड करना शुरू कर दिया। system.in इनपुट के साथ लग गया, यहां से हमने रीड किया, जो चीज एंटर हुई उसको हमने LN में रख दिया। LN के बाद फिर हमने system.out.println के मेथड इस्तेमाल किया printf, और इसमें हमने ये मैसेज ग्रीटिंग मैसेज दिया, हेलो ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस, दिस ब्लैंक स्पेस इज ऑफ, ये जो है स्ट्रिंग टाइप की है, %s का मतलब स्ट्रिंग टाइप। तो ये पहली ब्लैंक स्पेस जो है ये फिल होगी बाय द पहला वेरिएबल, जो पहली ब्लैंक स्पेस फिल बाय द FN फर्स्ट नेम, दूसरी ब्लैंक स्पेस फिल बाय LN। अच्छा, दूसरा डायलॉग बॉक्स जो है शो मैसेज डायलॉग बॉक्स जो है जियो ऑप्शन पेन का GUI इंटरफेस का, उसमें हमने क्या कहा, नल, उसके बाद एक स्ट्रिंग,
2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग्स को हमने इकट्ठा कंकैटिनेट कर दिया विद अ प्लस सिंबल। ये नल का मतलब ये है कि जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसका पेरेंट कोई नहीं है। पेरेंट से क्या मुराद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंट्रोल एस करें तो आप सर्च करें किसी कीवर्ड को, कंट्रोल एस जब आप करेंगे डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, स्मॉल डायलॉग बॉक्स वर्ड के अंदर सर्च करने के लिए। अब आप जाके वर्ड के डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो वो मिनिमाइज होने के बाद स्मॉल डायलॉग को भी मिनिमाइज करके यानी कि आपके डिसअपीयर कर देता है आपकी स्क्रीन से, वो उसका पार्ट होता है। जो छोटा डायलॉग बॉक्स है कंट्रोल एस का सर्च के लिए, वो उसका पार्ट है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट रन हो रहा है ये है नेटबीन्स का। सो नेटबीन्स जो है वो पेरेंट है। अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद आप ये देखें पहला डायलॉग बॉक्स, इसमें मैंने फर्स्ट नेम दिया आसिम, फिर मैंने CLI के ऊपर नेम दिया बट, ये किया हम। अब ये देखें डिस्प्ले आ गया। अब मैं मिनिमाइज कर रहा हूं नेटबीन्स को, जब मिनिमाइज करूंगा ये देखें ये डायलॉग बॉक्स मिनिमाइज नहीं हुआ। इसकी रीजन ये है कि ये जब डायलॉग बॉक्स हमने बनाया था हमने इसमें लिखा था नल, पहला आर्गुमेंट। इसका मतलब यह है कि इसका पेरेंट कोई नहीं है, इसका पेरेंट कोई नहीं है, तो ये स्टैंड अलोन है। तो हमने नेटबीन्स को मिनिमाइज किया, उससे ये चीज नहीं डिसअपीयर हुई। ये है इसका मतलब। ठीक है, वापस प्रोग्राम में आते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने डिस्प्ले किया। इनपुट्स के लिए हमने डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल किया, जी ऑप्शन पेन का शो इनपुट डायलॉग बॉक्स, और CLI का हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट इस्तेमाल किया इनपुट के लिए। आउटपुट के लिए हमने जी ऑप्शन पेन का शो मैसेज डायलॉग इस्तेमाल किया, और आउटपुट के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट का प्रिंट एफ इस्तेमाल किया। प्रोसेसिंग में हमने ग्रीटिंग मैसेज क्रिएट किया, ये है प्रोसेसिंग। तो ये तो होगी पहले प्रोग्राम की आउटपुट। हमने क्लास देखी, मेन मेथड देखा, रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक है ये रिजर्व वर्ड है, क्लास रिजर्व वर्ड है, इंपोर्ट रिजर्व वर्ड है, IO प्रोग्राम इज नॉट अ रिजर्व वर्ड, इनपुट रिजर्व वर्ड नहीं है, FN रिजर्व वर्ड नहीं है, LN रिजर्व वर्ड नहीं है। इनको हम खुद से लिख सकते हैं जो हमारी चॉइस होगी। हम अपने प्रोग्राम को क्लास नहीं कह सकते, क्लास इज अ रिजर्व वर्ड। रूल क्या है, इनको कहते हैं आइडेंटिफायर। IO प्रोग्राम, FN, LN, ये है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को बनाने के 3 रूल्स हैं। नंबर 1, जो आइडेंटिफायर है वो रिजर्व वर्ड ना हो, वो क्लास ना हो, पब्लिक ना हो, उसके अंदर स्पेस ना हो। मैं फर्ज करें IO के दरमियान स्पेस डाल के प्रोग्राम लिख दूं, ये वायलेशन ऑफ द रूल होगी कि स्पेस ना हो। तीसरा, न्यूमेरिक लेटर से स्टार्ट ना हो। ये है 3 रूल कि आइडेंटिफायर के अंदर ये चीजें ना हो। मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉल की हमने बात की। मेथड डेफिनेशन जिसके बाद करली ब्रैकेट का ब्लॉक हो और उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हो, उसको कहते हैं वो मेथड डेफिनेशन। जिसके बाद करली ब्रैकेट ना हो उसको कहते हैं मेथड कॉल। जैसे नेक्स्ट मेथड कॉल, प्रिंटलन मेथड कॉल, डायलॉग शो इनपुट डायलॉग बॉक्स मेथड कॉल, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स मेथड कॉल, मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉल। एवरी प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखा था कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लास, जिसको हम प्रोग्रामर डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड कहते हैं। आइडेंटिफायर्स पे बात हो गई, केस सेंसिटिव है, इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी। प्रोग्राम के अंदर जब मेन होता है और प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं एज एन एप्लीकेशन, वो हमेशा मेन से स्टार्ट करता है। ये है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जिसके थ्रू हम कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। मैं सब की बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक की बात करता हूं, बैकस्लैश n अगर हम डालेंगे तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी वो शिफ्ट हो जाती है टू द न्यू लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमने ये हेलो printf हेलो, यहाँ पे मैं बैकस्लैश n डाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हेलो एक लाइन पे आएगा और बाकी पार्ट जो होगा बैकस्लैश n के बाद वाला पार्ट वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आसिम बट, ये देखें हेलो एक लाइन में और आसिम बट शिफ्ट हो गया टू द नेक्स्ट लाइन। सो बैकस्लैश n जो है ये नई लाइन का इफेक्ट डालने के लिए आपके स्ट्रिंग के अंदर।
हॉरिजॉन्टल टैब के लिए ये चलेगा। कैरेज रिटर्न, जो पुराने टाइपराइटर के अंदर कैरेज रिटर्न होता था कि एक चीज देखने के बाद आप कैरेज रिटर्न करें तो वो उसी लाइन के ऊपर वापस आके फिर ओवरराइट शुरू कर देता था, तो ये कैरेज रिटर्न। बैकस्लैश अगर आपने प्रिंट करनी हो आपने आउटपुट के अंदर, तो फिर उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए डबल बैकस्लैश डालेंगे। इस तरह कोड डालना हो तो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है दो नंबर्स को ऐड करने का। इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं, जो मैंने दो इन्वायरमेंट्स आपको बताया नेटबीन्स में, और आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या ओके इट्स इजियर कि मैं खुद ही इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको चला के आउटपुट दिखा दूं कि चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाए। कंट्रोल सी, इसको हम नेटबीन्स में ले गए। मेन मेथड के अंदर सिर्फ मेन पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया नए कोड के साथ। कंट्रोल वी, अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, फिर उसके बाद प्रोग्राम में आके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आउटपुट्स इनकी क्या है। पहले एंटर द फर्स्ट नंबर, इसने हमसे एक नंबर मांगा 5, फिर इसने हमसे दूसरा नंबर मांगा 6। अब देखें आउटपुट, पहली आउटपुट क्या है 56, याद रखिएगा, दूसरी आउटपुट 11। आ जाए प्रोग्राम में वापस। प्रोग्राम क्या कर रहा है? अच्छा, इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में एक डिफरेंस ये है कि पिछले प्रोग्राम में हमने इनपुट लाइन 4 पे रखा, FN लाइन 5 पे रखा, LN लाइन 7 पे रखा। अब यहाँ पे तीसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गुड प्रोग्रामिंग टिप ये है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसको प्रोग्राम के शुरू में रखें। हमारे प्रोग्राम में 3 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, इंट टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। उसके बाद FN को हमने एक वैल्यू असाइन की जो कि हमने ली यूजर से थ्रू इनपुट डायलॉग बॉक्स। इसी तरह SN को हमने एक वैल्यू असाइन की जो कि ली हमने यूजर से बाय द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। नंबर 5 आया था, नंबर 6 आया था, हमने FN में लिख दिया, फिर हमने उसको एड अप किया, RN स्ट्रिंग टाइप FN प्लस SN, ये हमने ऐड करके इसको दे दिया। असल में ये एडिशन नहीं हुआ, हम इसी पे बात करते हैं। फिर हमने उसको डिस्प्ले किया तो रिजल्ट क्या आया था 56। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर FN को कन्वर्ट किया इंटीजर टाइप में, हमने SN को कन्वर्ट किया इंटीजर टाइप में। हमने फिर उन दोनों को अगेन जैसे यहाँ पे ऐड किया था यहाँ पे ऐड किया, अब रिजल्ट को डिस्प्ले किया तो आंसर हमारा 11 आया। ये जो डिफरेंस आया ये इसलिए आया है कि जो चीज हम यूजर से लेके एंटर करते हैं कीबोर्ड से वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जाती है, तो स्ट्रिंग तो जब हम प्लस लगाएंगे तो वो ऐड मैथमेटिकल ऐड नहीं करता, वो दो स्ट्रिंग्स को पुट टुगेदर कॉन्कैटिनेट करता है। तो इसी वजह से हमारा जो पहला आंसर था वो था 56, यहाँ 56 आया। अब दूसरा आंसर 11 आया क्योंकि यहाँ पे एडिशन का मतलब है कि मैथमेटिकल एडिशन। तो ये जो प्लस सिंबल है इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये प्लस सिंबल जब दो स्ट्रिंग्स में ऐड इस्तेमाल होता है तो उनको कॉन्कैटिनेट करता है। जब सेम प्लस सिंबल दो इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है तो वो उनको ऐड करता है। तो एक प्लस सिंबल के दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, पहला कंकैटिनेशन, दूसरा एडिशन। तो ये आपकी एग्जांपल होगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ठीक है, एक चीज जो हमने इस प्रोग्राम में देखी, हमने प्रिमिटिव डाटा के अंदर हमने इंट इस्तेमाल किया, नॉन प्रिमिटिव में हमने स्कैनर और स्ट्रिंग इस्तेमाल किया। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज लेवल के ऊपर, कंपाइलर लेवल के ऊपर बहुत सारे डाटा टाइप डिफाइन होते हैं। डाटा टाइप्स क्या है? हर प्रोग्राम डाटा को प्रोसेस करता है, तो डाटा इज इंपॉर्टेंट। डाटा की टाइप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो की प्रोसेसिंग क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो इंटीजर है उसके दरमियान प्लस है तो वो ऐड होंगे, अगर स्ट्रिंग के दरमियान प्लस है तो वो कंकैटिनेट होंगे। तो टाइप डाटा की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावा के अंदर हमारे पास 8 टाइप्स डिफाइंड हैं, फिक्स्ड हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप। उसके अलावा जितनी टाइप्स हैं वो सारी की सारी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इवन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो भी नॉन प्रिमिटिव टाइप। आज के लिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।